Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the sound. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ध्वनि किसे कहते हैं। तो देखिएगा, ध्वनि यानी जो कुछ भी हम अपने कानों द्वारा सुनते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। यानी जो कुछ भी हम अपने कानों द्वारा सुन पाते हैं उसे ध्वनि कहते हैं, या कह सकते हैं कि ध्वनि एक प्रकार की अनुभूति है जो हमारे कानों द्वारा महसूस होती है। यानी साउंड इज अ टाइप ऑफ सेंसेशन, यानी एक ये अनुभूति है वट एवर वी फील्स बाय आवर ईयर्स, जो कि हमारे कानों द्वारा अनुभूति की जा सकती है, अनुभव किया जा सकता है। तो ध्वनि क्या है कि हमारे कानों द्वारा जो कुछ भी सुना जाता है उसे ध्वनि कहते हैं, ठीक है ना। यह एक प्रकार की अनुभूति है जो हमारे कानों द्वारा अनुभव की जा सकती है, ठीक है ना। तो ये ध्वनि है। अब ध्वनि क्या है कि ध्वनि के लिए देखते हैं कि ये कैसे संचरित होती हैं। तो जब किसी वस्तु में कंपन होते हैं तब ध्वनि संचरित होती है, अर्थात अगर कंपन नहीं होगी तो ध्वनि संचरित नहीं होगी। जैसे आप जानते हैं कि किसी घंटे को अगर हम बार बार किसी रॉड से हिट करते हैं तो तरंगें उत्पन्न होती हैं, बिना उसके ये तरंगें उत्पन्न नहीं होती, तो ये ध्वनि संचरित नहीं होगी। यानी दूसरी चीज़ ये भी कह सकते हैं कि ध्वनि के संचरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता भी होती है, बिना माध्यम के संचरित नहीं हो सकते। तो तरंगें जो यांत्रिक तरंगें हैं वो दो प्रकार में बांटी गई हैं। यांत्रिक तरंगें यानी यांत्रिक तरंग वह हलचल या विक्षोभ है जो बिना अपना माध्यम बदले नियत चाल से उसी माध्यम में आगे बढ़ती रहती हैं, यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। जैसे आप देखते हैं कि किसी तालाब में जब हम कंकड़ पत्थर मारते हैं तो इस तरह की तरंगें उसके किनारों तक बनती हुई चली जाती हैं। तो ये क्या है? यांत्रिक तरंगें। तो यांत्रिक तरंगें वह हलचल या विक्षोभ है, अर्थात किसी द्रव्यात्मक माध्यम में वह हलचल या विक्षोभ है जो बिना अपना माध्यम बदले नियत चाल से आगे बढ़ती हैं, यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। देखिएगा, यांत्रिक तरंगों के गुण में लिखिएगा कि ये इनमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी चीज नियत चाल से संचरित होती है। तीसरी बात ऊर्जा व संवेग का संचरण होता है। जब यांत्रिक तरंगें संचरित होती हैं तो उसमें किसका संचरण होता है? ऊर्जा और संवेग का संचरण होता है। और चौथी चीज ये किस कारण होता है? तो ऊर्जा और संवेग का संचरण प्रत्यास्थता और जड़त्व के गुण के कारण होता है। यानी ऊर्जा व संवेग का संचरण प्रत्यास्थता व जड़त्व के गुण के कारण होता है। तो ये है यांत्रिक तरंगें। तो यांत्रिक तरंगें किसी भी द्रव्यात्मक माध्यम में हलचल या विक्षोभ है जो बिना अपना माध्यम बदले नियत चाल से आगे बढ़ती रहती हैं, यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। यांत्रिक तरंगें के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ये नियत चाल से चलती हैं। इसमें ऊर्जा व संवेग का संचरण होता है और ऊर्जा और संवेग का संचरण प्रत्यास्थता और जड़त्व के गुण के कारण होता है। तो ये इसके गुण हो जाएंगे। और अब आइए देखते हैं यांत्रिक तरंगों के प्रकार। तो ये दो प्रकार की होती हैं के प्रकार। तो ये हो जाएंगे अनुप्रस्थ तरंगें और दूसरी होगी अनुदैर्ध्य तरंगें। ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगें ये क्या होती हैं। तो सबसे पहले अनुप्रस्थ तरंगें, यानी अनुप्रस्थ तरंगें वे तरंगें होती हैं
जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण के अभिलंबवत कंपन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वे तरंगें जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण के अभिलंबवत कंपन करते हैं अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। जैसे द्रव पृष्ठ यानी जल पृष्ठ पर जो उत्पन्न होती है तरंगें, वे तरंगें, या किसी डोरी को बांधकर, एक सिरे से बांधकर दूसरे सिरे से पकड़कर थोड़ा सा हिलाने पर उत्पन्न होने वाली तरंगें, हम इसी की चर्चा करते हैं। कि जैसे ये कोई डोरी थी, इसको हमने एक सिरे से पकड़ के और जब इसमें कंपन कराया तो ये इस तरीके से तरंगें उत्पन्न हुई। तो देखिए इनमें कंपन कैसे हो रहे हैं, ऊपर को या नीचे को, ये कंपन हो रहे हैं कंपन की दिशा, और ये तरंग धीरे धीरे किधर को संचरित हो रही है, इधर को, ये तरंग संचरण। तो देखिएगा ऐसे तरंग संचरित हो रही है, तरंग संचरण की दिशा, और कंपन की दिशा क्या है, ऊपर या नीचे, ये है कंपन की दिशा। तो कंपन और तरंग संचरण के बीच कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। यानी वे तरंगें जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण के अभिलंबवत या लंबवत या 90 डिग्री कोण पर कंपन करते हैं अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। और ये तरंगें किसके रूप में चलती हैं आगे, श्रृंग व गर्त के रूप में आगे बढ़ती हैं। श्रृंग को क्लिष्ट बोलते हैं और गर्त को ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको C और इसको T से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये अनुप्रस्थ तरंगें जो हैं वो श्रृंग व गर्त के रूप में आगे बढ़ती है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा कि श्रृंग से श्रृंग तक या गर्त से गर्त तक की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, लैम्डा, ठीक है ना। श्रृंग से श्रृंग तक या गर्त से गर्त तक की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, जिसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। तो ये है अनुप्रस्थ तरंगें। आइए आप देखते हैं अनुदैर्घ्य तरंगें। तो अनुदैर्घ्य तरंगें क्या होती हैं, वे तरंगें जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में या तरंग संचरण के समांतर कंपन करते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगें कहलाते हैं। जैसे स्प्रिंग में उत्पन्न होने वाली तरंगें, तो जैसे ये कोई स्प्रिंग है, इस तरीके से रखी है, इसको अगर हम बल लगाकर खींच दें, ये हमने बल लगाकर इसको खींच दिया गया, तो ये इस तरीके से आ गया। तो देखिएगा ये तरंगें संपीड़न और विरलन के रूप में आगे चलती हैं, ऐसे। ऐसे, ठीक है ना। तो संपीड़न विरलन, ठीक है ना, संपीड़न और विरलन ऐसे चलेंगी। संपीड़न को बोलते हैं कंप्रीजन और विरलन को बोलते हैं डिफ्यूजन, इसलिए इनको C और D से भी व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। तो अनुदैर्घ्य तरंगें वे तरंगें जिनमें देखिए माध्यम के कण, इसको हमने क्या है, तरंग संचरण की समांतर दिशा में कंपन करते हैं। हमने किधर को खींचा, इधर को, तो तरंग संचरण इधर को हुआ, ठीक है ना। और ये स्प्रिंग में संपीड़न और विरलन इसी दिशा में होते हैं, तो कंपन भी इसी दिशा में हो गए। तो यहाँ पर कोण दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच 0 डिग्री है, अर्थात दोनों समांतर है, ठीक है। तो वे तरंगें जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण के समांतर कंपन करते हैं, अनुदिश कंपन करते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगें कहलाती हैं। ये तरंगें संपीड़न व विरलन के रूप में आगे बढ़ती हैं। और इसमें क्या होता है, किन्हीं दो अधिकतम संपीड़नों के बीच की दूरी,
ठीक है ना, या किन्हीं दो संपीड़नों के बीच की अधिकतम दूरी या दो विरलनों के बीच की अधिकतम दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, क्योंकि ये दूरियां बीच की धीरे धीरे आखिरी तक घटती जाती हैं, तो अधिकतम दूरी ही केवल तरंग दैर्ध्य होती है। तो दो संपीड़नों या दो विरलनों के बीच की अधिकतम दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है, ठीक है ना। तो ये हुई अनुदैर्ध्य तरंगें, जैसे किसी स्प्रिंग में होने वाले कंपन। अब हम देखते हैं आवृत्ति आवर्तकाल। तो ये देखिएगा, ये थी अनुप्रस्थ तरंगें, इस तरीके से थी। तो ये जो होता है, ये अनुप्रस्थ तरंगें सुरंग और गर्त के रूप में चलती हैं। तो ये जो है ये आयाम है। आयाम क्या होता है? जब अनुप्रस्थ तरंगें संचरित होती हैं तो एक ओर, किसी भी तरफ एक ओर अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। ये अधिकतम विस्थापन, ठीक है ना। तो एक ओर अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। दूसरा है आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। तो देखिए, आधा ये और आधा ये, पूरा एक हुआ, इसमें लगा t, तो यहाँ तक लगेगा t/2 और इसके भी आधे में लगेगा t/4। अब आप t/4 जोड़ते चले तो ये मान आते जाएंगे। जैसे t/4 में फिर t/4 जोड़ेंगे t/2, t/2 में फिर t/4 जोड़ेंगे 3t/4, फिर 3t/4 में t/4 जोड़ेंगे t, तो ऐसे आता जाएगा। और अगर पूछा जाए कि y जो है t/4 पर विस्थापन, ये y एक्सिस है, कितना है? तो प्लस का a सेंटीमीटर या मीटर। y अगर पूछ लिया जाए 3t/4 पर, यहाँ पर जब कण होगा तो देखिएगा कितना विस्थापन है, -a सेंटीमीटर या मीटर, ठीक है ना। तो ऐसे हम विस्थापन भी निकाल सकते हैं। ये हुआ आवर्तकाल, यानी एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। और आवृत्ति क्या होती है? एक सेकंड में हुए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड या एक सेकंड में हुए दोलन आवृत्ति कहलाते हैं। तो माना t सेकंड में एक दोलन होता है, ठीक है ना। इसलिए एक सेकंड में 1/t दोलन होंगे। तो आप देखते हैं ये चीज कि एक सेकंड में जो दोलन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आवृत्ति। तो n बराबर हो जाएगा 1/t या nt बराबर 1 या t बराबर 1/n। ये आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं तरंग चाल क्या होती है। तो प्रति सेकंड चली गई तरंग द्वारा प्रति सेकंड चली गई दूरी को तरंग चाल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी तरंग द्वारा प्रति सेकंड में चली गई दूरी को तरंग चाल कहते हैं। जैसे माना t सेकंड में लैम्डा दूरी चलती है। t सेकंड में कोई तरंग है, कितनी दूरी चलती है? लैम्डा दूरी। तो इसलिए एक सेकंड में ये कितनी दूरी चलेगी? λ/t दूरी चलेगी, ठीक है। तो ये होती है क्या? तरंग चाल, जिसको हम v से व्यक्त करते हैं। तो v बराबर λ/t या 1/t का मान n पढ़ा है तो v = n लैम्डा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये है तरंग चाल। प्रति सेकंड या एक सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग चाल कहते हैं। तो माना t सेकंड में तरंग लैम्डा दूरी चलती है, तो एक सेकंड में λ/t दूरी चलेगी और एक सेकंड में चली गई दूरी तरंग चाल होती है, जिसे v से व्यक्त करते हैं। तो v का मान λ/t के बराबर होगा। 1/t को हम n लिख सकते हैं, तो v बराबर n लैम्डा। तो ये तरंग चाल और तरंग दैर्ध्य में संबंध हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं तरंग चाल व तरंग दैर्ध्य में संबंध, ठीक है ना। ये भी बोलते हैं, जिसका मान v = n लैम्डा के तुल्य प्राप्त हुआ।